तो विद्यार्थियों, आइए आज सिंपल फंटेंस बनाना सीखते हैं। बोर्ड की परीक्षा में सिंपल फंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड फंटेंस बनाने के लिए पूछा जाता है। आज हम शुरुआत करते हैं सिंपल फंटेंस की। तो सिंपल फंटेंस बनाने का पहला नियम यूज करते हैं हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल फंटेंस कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। जब दूसरे वाक्य का एडजेक्टिव प्रथम वाक्य के नाउन की विशेषता को बताता है तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ए बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे ऑफिस में आता है। द बॉय वाज लेम। लड़का लंगड़ा था। लड़का कैसा था? लंगड़ा था। यहां लंगड़ा शब्द, लेम शब्द बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए लेम को बॉय से पहले लिख देंगे और यह सिंपल फंटेंस बन जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग ए लेम बॉय। ए लेम बॉय केम टू माई ऑफिस। हमने क्या किया? पहले सेंटेंस में बॉय नाउन था, दूसरे सेंटेंस में बॉय की विशेषता थी लेम। मैंने लेम को बॉय से पहले ला करके लिख दिया और यह हो गया एक लंगड़ा लड़का मेरे ऑफिस में आया। ए लेम बॉय केम टू माई ऑफिस। दूसरा उदाहरण है आई सा ए गर्ल। मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर थी। तो हमने जिस लड़की को देखा वह लड़की कैसी थी? लड़की सुंदर थी। तो जो सुंदर शब्द है, ब्यूटीफुल शब्द है, इसको गर्ल से पहले लाकर लिख देंगे और सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए आई सा ए। क्या देखा भाई? सुंदर लड़की। तो लड़की से पहले, गर्ल से पहले ब्यूटीफुल, उसकी विशेषता को ला करके लिख देंगे। आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। विशेषता को नाउन से पहले लिख दिया और सिंपल सेंटेंस बन गया। अगला उदाहरण है सीमा बॉट ए पर्स। सीमा ने एक पर्स खरीदा। द पर्स इज कॉस्टली। पर्स महंगा है। तो पर्स की क्या विशेषता है कि वह महंगा पर्स है। तो हम इसे सिंपल में बदलने के लिए पर्स के पहले पर्स की विशेषता को ला करके लिख देंगे। हो जाएगा सीमा बाट ए कॉस्टली पर्स। सीमा बाट ए कॉस्टली पर्स। सीमा बाट ए कॉस्टली पर्स। सीमा ने एक महंगा पर्स खरीदा। पर्स की विशेषता है कि वह पर्स महंगा है, इसलिए महंगा शब्द अर्थात कॉस्टली को पर्स के पहले लाकर रख दिया गया। तो अगला नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दिए हुए वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदला जा सकता है। तो दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। दो सेंटेंस जो हमें दिए रहेंगे उनमें दो कार्य होंगे, लेकिन दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं, परंतु जो दूसरा कार्य है वह पहले कार्य का फल होता है। अर्थात पहले कार्य को होने पर ही दूसरा कार्य होता है। अगर पहली घटना न घटे तो दूसरी घटना भी नहीं घटेगी। अर्थात दूसरे सेंटेंस में होने वाला जो कार्य है वह पहले कार्य का या पहले सेंटेंस में होने वाले कार्य का परिणाम होता है। सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए
पहले सेंटेंस में आए हुए वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर उसमें आईएनजी लगा देते हैं और वाक्य की शुरुआत उसी से कर देते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो दिया हुआ सेंटेंस है आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। मैंने अपने कपड़े कब उतारे? घर पहुंचकर, अर्थात कोई बाहर से आ रहा है, घर पर पहुंचा और अपने कपड़े उतारा। तो पहुंचकर कपड़े उतारा। कपड़े उतारने का कार्य जो है ये पहुंचने के साथ साथ है। आदमी पहुंचा और उसने अपने कपड़े उतार दिए, निकाल दिए। तो हो जाएगा रीचिंग होम, REACHING, रीचिंग होम। I took my cloth, reaching home, I took my clothes। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। तो कपड़े उतारने का कार्य घर पहुंचने के साथ साथ हो रहा है, अर्थात हम घर पहुंचे और अपने कपड़े बदल लिए, उतार दिए। तो यहां पर पहले सेंटेंस में दिया हुआ जो ये मेन वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में है, अर्थात दिया हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इस तरह से हम पहले सेंटेंस के दिए हुए वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। एक अगला उदाहरण लेते हैं। अगला सेंटेंस है शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। वेंट सेकंड फॉर्म है। शी बॉट द बुक्स, उसने किताबें खरीदा। उसने किताबें कब खरीदा? बाजार जाकर। तो हम इसका जब सिंपल बनाएंगे तो पहले सेंटेंस में आए हुए वर्ब को, इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और इसी में आईएनजी लगा देंगे। हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, बाजार जाकर। उसने किताबें खरीदी, गोइंग टू मार्केट, शी बॉट द बुक्स, शी बॉट द बुक्स। गोइंग टू मार्केट, शी बॉट द बुक्स। हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में आया हुआ जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, हम उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखकर आईएनजी लगा दे रहे हैं और दूसरे सेंटेंस को जैसे का तैसे उतार दे रहे हैं और दिया हुआ वाक्य सिंपल सेंटेंस में बन जा रहा है। तो चलिए इसी तरह से एक अगला उदाहरण लेते हैं। हमारे सामने एक अगला सेंटेंस है अमित सा ए स्नेक, अमित ने एक सांप देखा। तो मेन वर्ब यहां कहा है सा, सा मीन्स देखा। ही रैन अवे, यहां क्या होगा? ही रैन अवे, वह भाग गया। अमित साई स्नेक, अमित ने एक सांप देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। अमित क्यों भागा? सांप देखकर। तो भागने का कार्य सांप को देखने के कारण है, सांप को देखते ही वह भाग गया। तो यहां हम लोग लिखेंगे सीइंग द स्नेक या सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक। अमित रैन अवे, वह भाग गया। कौन भाग गया? अमित भाग गया। तो सीइंग ए स्नेक, अमित रैन अवे। हो जाएगा सीइंग ए स्नेक, अमित रैन अवे। एक सांप को देखकर अमित भाग गया। तो आइए देखते हैं बीइंग का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जब
दिए हुए पहले वाक्य में सहायक क्रिया वाज लिखा हो, कोई विशेषता लिखा हो या कोई कार्य लिखा हो, तो हम बीइंग हंग्री मीन्स बीइंग लिखेंगे और जो यहां पर विशेषता लिखी रहेगी उसको लिख देंगे, क्योंकि यही कारण है जिसके कारण अगला कार्य हो रहा है। इसमें लिखा है रमेश वाज हंग्री, रमेश भूखा था। कारण क्या हो गया? भूख का लगना। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया, उसने अपना भोजन लिया। कारण क्या है? भोजन उसने क्यों लिया, भोजन उसने क्यों खाया? क्योंकि वह भूखा था, अर्थात भूखा होने के कारण। हिंदी क्या बनेगा? भूखा होने के कारण, भूखा होने के कारण। किसने? रमेश ने। रमेश ने अपना भोजन लिया। भूखा होने के कारण रमेश ने अपना भोजन लिया। तो लिखा जाएगा बीइंग हंग्री, रीजन क्या है? भूख का लगना। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण रमेश ने अपना भोजन लिया। रमेश टुक हिज फूड, रमेश टुक हिज फूड। रमेश वाज हंग्री, रमेश भूखा था। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। तो भोजन किसने लिया? रमेश ने। इसलिए ही ने लिख करके रमेश लिखेंगे और रीजन है भूख, तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण रमेश टुक हिज फूड, रमेश ने अपना भोजन लिया। तो अगला सेंटेंस है ही वाज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेल कर थक गया था। He sat down to take rest. To take rest means होता है आराम करने के लिए। He sat down means वह बैठ गया। वह आराम करने के लिए बैठ गया। सोचोगे क्यों बैठ गया? क्योंकि वह खेल कर थक गया था। He was tired of playing. वह खेल कर थक गया था। तो हो जाएगा खेल कर थक जाने के कारण, खेल कर थक जाने के कारण। He sat down to take rest. वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो हम लोग लिखेंगे वाज लगा है being, being tired of playing, being tired of playing, being tired of playing. He sat down to take rest. He sat down to take rest. Being tired of playing, खेल कर थक जाने के कारण he sat down to take rest. वह आराम करने के लिए बैठ गया। बैठ जाने का कारण है कि वह खेल करके थक गया था। तो थक जाना यहां पर रीजन है। तो चलिए देखिए, जब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले सेंटेंस में लिखे हुए वाक्य में, पहले सेंटेंस में जो वाक्य लिखा होता है उसमें जो सेकंड नाउन होता है, अर्थात ये इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। किसको देख रहे हैं? रमेश को। तो रमेश यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है? दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था। ऑन द रोड, सड़क पर, वह सड़क पर टहल रहा था। तो कौन सड़क पर टहल रहा था? रमेश।
टहलने का संबंध, पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से नहीं है। अर्थात पहले वाक्य का जो पहला कर्ता होता है ये सब्जेक्ट है और दूसरे को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यह रमेश ऑब्जेक्ट है, ही वाज वॉकिंग, वह टहल रहा था, रमेश ही टहल रहा था, इसलिए टहलने का संबंध रमेश से है। टहलने का संबंध किससे है? रमेश से है। इसलिए हम वॉकिंग को रमेश के बाद लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। आई सा रमेश, क्या करते हुए? वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए। वॉकिंग ऑन द रोड। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलते हुए। तो जैसा कि नियम में लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है और इसके साथ साथ जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हटा देते हुए तो ही और वाज, ही वाज को हम लोग छोड़ देंगे। आई सा रमेश वॉकिंग ऑन द रोड, क्या लिख लेंगे? आई सा रमेश और वॉकिंग ऑन द रोड, इनको एक साथ यहां पर लिख देंगे और सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होने पर हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण है, आई सा ए गर्ल। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। शी वॉज लुकिंग फॉर फूड, वह भोजन खोज रही थी। लड़की क्या कर रही थी? भोजन खोज रही थी। मतलब मैंने एक लड़की को भोजन खोजते हुए देखा। भोजन खोजने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? लड़की। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने तो इस लड़की को देखा। लिखा शी वाज लुकिंग फॉर फूड, वह भोजन खोज रही थी। कौन भोजन खोज रही थी? लड़की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लड़की है, ऑब्जेक्ट का संबंध है यहाँ पार्टिसिपल से है, इसलिए पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जैसे आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल लुकिंग फॉर फूड, क्या लिखेंगे? आई सा ए गर्ल लुकिंग फॉर फूड। मीन्स हो गया कि भोजन खोजने का संबंध गर्ल से है, तो गर्ल के बाद हम इसको उठाकर लिख दिए। ये ऑब्जेक्ट है, आई सा ए गर्ल लुकिंग फॉर फूड, अर्थात भोजन खोजने का कार्य लड़की कर रही है, इसलिए लड़की के बाद ही उसको ला करके लिख दिया गया। और सेकंड सेंटेंस में से, दूसरे सेंटेंस में से सी वाज को हटा दिया गया, छोड़ दिया गया। इस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला नियम है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। एक कार्य पूर्ण होने के बाद ही दूसरा कार्य होता है, इसकी पहचान है। और इसके प्रयोग से हम लोग अगर सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोगों को हैविंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दूसरा वाक्य जैसे का तैसे लिख देते हैं। और पहले वाक्य में जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसके पहले हैविंग लगा देते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो दिए हुए वाक्य में लिखा है सोनम हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। सोनम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड मीन्स हो गया पूरा कर लिया था हर होमवर्क, अपना गृह कार्य। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। आप सोचिए वह बाजार कब गई? जब उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, अर्थात
कार्य पूरा कर लेने के बाद वह बाजार गई। तो जहां दूसरा कार्य पहले कार्य को समाप्त हो जाने के बाद होता है, वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और यहां लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या लगाएंगे? हैविंग, HAVING, हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू आगरा, मतलब वह बाजार गई। कौन बाजार गई? सोनम। तो सी के जगह पर सोनम लिख देंगे। क्या करेंगे? सी के जगह पर सोनम लिख देंगे। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क सोनम वेंट टू मार्केट। मीन्स हो गया बाजार गई, लेकिन पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। इसलिए हम लोग हैविंग का प्रयोग करते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। आपके सामने एक अगला उदाहरण है। रमेश हैड गॉन टू आगरा। रमेश आगरा गया। रमेश आगरा गया था। हैड गॉन। ही सॉ द ताज। उसने ताज देखा। उसने ताज कब देखा? आगरा पहुंचने के बाद। रमेश हैड गॉन टू आगरा। रमेश आगरा गया था। ही सॉ द ताज। उसने ताजमहल देखा। आगरा जाने के बाद ताजमहल देखा, क्योंकि रास्ते में जाते हुए तो वह ताजमहल देख नहीं पाएगा। ताजमहल तब देख पाएगा जब वह आगरा पहुंच जाएगा, अर्थात पहले आगरा पहुंचा, उसके बाद ताजमहल देखा। तो यहां एक कार्य पहले पूर्ण हो जा रहा है, तब दूसरा कार्य हो रहा है। तो लिखेंगे हैविंग गॉन टू आगरा। क्या लिखेंगे? हैविंग गॉन टू आगरा। हैविंग गॉन टू आगरा रमेश सॉ द ताज। ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन रमेश के जगह पर लगाया गया है, इसलिए ही के जगह पर हम लोग रमेश लिख देंगे। हैविंग गॉन टू आगरा रमेश सॉ द ताज। आगरा पहुंचकर रमेश ने ताजमहल देखा। पहले आगरा पहुंचा, उसके बाद उसने ताजमहल को देखा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एंड का प्रयोग करके किस प्रकार से हम दिए हुए सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में बदल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो अंतिम ऑब्जेक्ट से पहले एंड लगा दिया जाता है, परंतु सब्जेक्ट अर्थात कर्ता एक ही होता है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे रागिनी बॉट ए बुक। रागिनी ने एक पुस्तक खरीदा। सब्जेक्ट हो गया रागिनी और ऑब्जेक्ट हो गया पुस्तक। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पुस्तक। उसने एक कलम भी खरीदा। किसने खरीदा? रागिनी ने। तो उसने शब्द रागिनी के लिए है, सब्जेक्ट एक हो गए, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर कलम हो गया। यहां दो ऑब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट एक ही है। तो हिंदी में सिंपल सेंटेंस बनेगा कि रागिनी ने एक पुस्तक और एक कलम खरीदा। खरीदने वाला यहां कौन है? रागिनी। क्या क्या खरीद रहे हैं? पुस्तक और कलम। तो ऑब्जेक्ट पुस्तक और कलम है, इसलिए पुस्तक और कलम के बीच में हम एंड लगा देंगे। जैसे कि देखिए, इंग्लिश लिखेंगे
रागिनी bought a book। रागिनी bought a book। रागिनी ने एक किताब खरीदा और क्या खरीदा, और एक कलम खरीदा। तो रागिनी bought a book and a pen। रागिनी ने एक किताब और एक कलम खरीदा। हम बुक और पेन के बीच में एंड लगा करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एक अगला सेंटेंस है, राम वेंट टू दिल्ली। राम दिल्ली गया। श्याम आल्सो वेंट टू, या श्याम आल्सो वेंट विथ हिम। श्याम भी उसके साथ गया। राम दिल्ली गया, श्याम भी उसके साथ गया। इसका मीन्स हो गया राम और श्याम दोनों दिल्ली गए। कौन गया, राम और श्याम। सब्जेक्ट अलग अलग हो गया लेकिन जाने का प्लेस एक ही हो गया। दोनों एक साथ गए, इसका मतलब दोनों ही दिल्ली गए। तो यहां पर हम सिंपल बनाने के लिए राम और श्याम दोनों को एंड पे जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम वेंट टू दिल्ली। राम एंड श्याम वेंट टू दिल्ली। राम और श्याम दिल्ली गए। यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन दोनों का एक ही कार्य है और एक ही जगह पर जा रहे हैं, इसलिए दोनों सब्जेक्ट को एंड से हम जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं। अगला सेंटेंस है, राजन ईट द स्वीट्स। राजन ने मिठाइयां खाई। मोहन ate the sweets also। मोहन ने भी मिठाइयां खाया। तो दोनों लोग मिठाइयां ही खा रहे हैं, काम दोनों लोगों का एक ही है। एट मीन्स खाया, यहां भी एट मीन्स खाया। क्या खाया, दोनों ने मिठाइयां खाया। खाने वाले यहां पर दो लोग हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट को अर्थात राजन और मोहन को एंड से जोड़ देते हैं। जैसे कि राजन एंड मोहन। राजन एंड मोहन ate the sweets। ate the sweets। राजन और मोहन ने मिठाइयां खाया। दोनों लोगों ने मिठाइयां खाया। तो दो नाउन हैं, दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों का एक ही काम यहां पर है, इसलिए दोनों नाउन को एंड से जोड़ देते हैं। जब किसी सेंटेंस में कोई उद्देश्य छिपा रहता है तो उसे हम टू लगा करके सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं। यहां लिखा है, मिस्टर फर्मा हैज टू डॉटर्स। मिस्टर फर्मा के दो पुत्रियां हैं। ही वांट्स टू एजुकेट देम। वह उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। तो मिस्टर फर्मा का यहां क्या उद्देश्य है, अपनी पुत्रियों को पढ़ाना। टू एजुकेट, यह हो गया उद्देश्य। तो इसे सिंपल में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को लिख देंगे, मिस्टर शर्मा हैज टू डॉटर्स। मिस्टर शर्मा हैज टू डॉटर्स टू एजुकेट। लक्ष्य क्या है, पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना, पुत्रियों को पढ़ाना। देम माने उन्हें, देम का अर्थ होता है उन्हें, और उन्हें का यहां मीन्स हो जाएगा डाटर। तो जब हम डाटर लिख दिए हैं तो इस नाउन के जगह पर ये प्रोनाउन मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए लिखेंगे मिस्टर फर्मा हैज टू डॉटर्स टू एजुकेट। केवल लक्ष्य उठा करके लिख देंगे और ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से एक अगला उदाहरण देखते हैं। एक सेंटेंस है,
मिस्टर राधे श्याम हैज एन ओल्ड कार। राधे श्याम के पास एक पुरानी कार है। क्या है? कार है। He wants to sell the car। वह कार को बेचना चाहते हैं। तो राधे श्याम का यहाँ क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है कार को बेचना, टू सेल, यही इनका लक्ष्य है। पूरा लिख लिया जाएगा। मिस्टर राधे श्याम हैज एन ओल्ड कार टू सेल। मिस्टर राधे श्याम हैज एन ओल्ड कार, और इसका लक्ष्य है बेचना, टू सेल। मिस्टर राधे श्याम हैज एन ओल्ड कार टू सेल। राधे श्याम के पास एक पुरानी कार बेचने के लिए है। देखिए, जब 2 या 3 सेंटेंस लिखे होते हैं और उनका कर्ता एक ही व्यक्ति होता है, परंतु वह कर्ता हर सेंटेंस में एक नाउन के रूप में आता है, एक कर्ता के रूप में आता है, या उस कर्ता की अनेक विशेषताएं दी गई होती हैं, तो सभी को अगल बगल में लिख करके सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कर्ता के सभी रूप को एक साथ अगल बगल लिख देते हैं, या उसके कार्य को, सभी कार्य को अगल बगल में लिख देते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यह सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे कठिन नियम लगता है, क्योंकि इसे विद्यार्थी आसानी से समझ नहीं पाते हैं। यदि इसे समझना है तो बड़े ही ध्यान से, बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, और जब आप ध्यान लगाएंगे तभी यह आएगा, अन्यथा यह नियम नहीं आ पाता है। और विद्यार्थियों, प्रायः इसी नियम पर आधारित सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पहले के नियम तो आसान थे, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। मन लगाइए, ध्यान लगाइए और समझ करके इसको समझिए। चलिए तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी was a lover of peace। महात्मा गांधी शांति के प्रेमी थे। He had once been a lawyer। जो पहले एक वकील थे। He preached non-violence। उन्होंने अहिंसा को अपनाया। अब बताइए, महात्मा गांधी एक व्यक्ति हो गए, ही उन्हीं के लिए लिखा गया है, यहां भी ही उन्हीं के लिए लिखा गया है, अर्थात महात्मा गांधी के लिए ही शब्द का उपयोग किया गया है। अब विशेषताओं को देखते हैं। ए लवर ऑफ पीस, शांति के प्रेमी। वंस बीन ए लायर, एक बार वकील थे। प्रीच्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाए। तो महात्मा गांधी ही शांति के पुजारी हैं, प्रेमी हैं, और महात्मा गांधी ही वकील हैं, और वही नॉन वायलेंस को मानने वाले हैं। तो सारी विशेषताएं महात्मा गांधी की ही हैं, इसलिए महात्मा गांधी को लिख करके इनकी विशेषताओं को एक लाइन से कामा लगा करके लिखते हैं। महात्मा गांधी प्रीच्ड नॉन वायलेंस, इसको लिख देते हैं, प्रीच्ड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी प्रीच्ड नॉन वायलेंस, once been a liar। once been a liar, was a lover of peace। was a lover of peace। मीन्स हो गया, महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस
अपनाए थे। एक समय वकील थे और शांति के प्रेमी थे। तो महात्मा गांधी preached non-violence, once being a liar, was a lover of peace। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण को भी देखते हैं। अगला सेंटेंस है तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोट रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, यह हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। तो तुलसीदास कौन थे? एक महान कवि थे। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, लिखेंगे तुलसीदास ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास ए ग्रेट पोएट, तुलसीदास एक महान कवि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो तुलसीदास ए ग्रेट पोएट रोट रामचरितमानस, रोट रामचरित मानस। ये रामचरितमानस क्या है? हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। तो लिख देंगे द होली बुक ऑफ हिंदूज, द होली बुक ऑफ हिंदूज। तुलसीदास जो एक महान कवि थे, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस को लिखे। इस तरह से हम इनको अगल बगल में लिख करके तुलसीदास को, और तुलसीदास ही पोएट थे, तो तुलसीदास भी नाउन है, पोएट भी नाउन है, इसलिए दोनों नाउन को अगल बगल में लिख लिए और इनको सिंपल सेंटेंस में बदल दिए। चलिए एक नए उदाहरण को लेते हैं जिसमें लिखा है आर्यन टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर नाउन हो गया, ए ग्रेट पोएट, पोएट भी नाउन हो गया, वाज ए बंगाली, बंगाली भी नाउन हो गया। यहां हम देख रहे हैं आर्यन टैगोर, पोएट और बंगाली, ये आर्यन टैगोर और पोएट दोनों नाउन हो गया। बंगाली उनकी विशेषता हो गई कि वह क्या थे? बंगाली थे। काम क्या किए? गीतांजलि लिखे, रोट गीतांजलि, गीतांजलि लिखे। तो चलिए हम इस सेंटेंस को जोड़ते हैं। हमारे पास प्रॉपर नाउन है आर्यन टैगोर, हम पहले लिखते हैं आर्यन टैगोर। अब आर्यन टैगोर कौन थे? ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट पोएट। इन्होंने क्या किया? गीतांजलि लिखा, रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि। अब ये थे क्या? एक बंगाली थे, तो यहां लिख देंगे वाज ए बंगाली। तो देखिए आर्यन टैगोर ए ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि वाज ए बंगाली, वाज ए बंगाली को हम अंत में लाकर लिख दिए। इस तरह से आर्यन टैगोर नाउन है, ये भी नाउन है, और इनके कार्य को प्लस ये बंगाली हैं सबको अगल बगल में लिख करके सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें लिखा है कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। कालिदास एक महान संस्कृत के कवि थे। ही वाज द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम, वे अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता थे, ऑथर थे। तो कालिदास क्या थे? कालिदास संस्कृत के महान कवि थे और क्या थे? ऑथर ऑफ
द अभिज्ञान शाकुंतलम। हम इनको एक में जोड़ते समय संस्कृत के महान कवि और आथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों में जो छोटा होगा, जिसमें शब्द संख्या कम होगी, उसको पहले लिखते हैं। इसलिए कालिदास के बाद ए ग्रेट संस्कृत पोएट, इसी को पहले लिखा गया। उसके बाद वाज ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास ही संस्कृत के महान कवि थे और कालिदास ही अभिज्ञान शाकुंतलम के आथर थे। इसलिए पहले कालिदास के बाद संस्कृत के कवि लिख दिए। इसमें कम शब्द हैं, इसमें अधिक शब्द हैं, इसलिए अधिक शब्द वाले को बाद में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से बगल बगल में विशेषता को लिखकर या नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बगल बगल में लिखकर हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त किया जाता है। सिंपल सेंटेंस के इंपॉर्टेंट नियम को यहाँ पर दिखाया गया है।